सरवा बलवा कैसे हो रखा है? अब ठीक है? नहीं ठीक है ना? अब ठीक है? नहीं ठीक है ना? अब ठीक है? हाँ ठीक है। अब चलिए पढ़ाते हैं। देखिए, भारत को आज़ाद कराने में चली थी बड़ी क्रांति। आज हम पढ़ेंगे ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे? ग्रंथि यानी कि ग्लैंड। आज हम चैप्टर ग्लैंड कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ग्लैंड यानी कि ग्रंथि को हम कवर करने वाले हैं। पहले समझते हैं हम ग्लैंड होता क्या है, ग्रंथि होती क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, ऐसा ऑर्गन जो कोई केमिकल कंपाउंड बनाए या फिर रासायनिक यौगिक, केमिकल कंपाउंड को ही हम रासायनिक यौगिक हिंदी में कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई ऑर्गन है हमारे शरीर में जो कि कोई केमिकल कंपाउंड बनाए, कोई केमिकल चीज़ बनाए, यानी कि कोई रासायनिक चीज़ बनाए, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? ग्लैंड कहते हैं। सिंपल सी बात है, यानी कि ग्रंथि कहते हैं। अब देखिए, ये मान लीजिए कोई ऑर्गन है। ये क्या है? कोई ऑर्गन हमारे शरीर में, मान लीजिए कोई भगवान ऑर्गन ऐसे फिट किए हैं। अब ये क्या करेगा? इस तरीके से कोई केमिकल चीज़ बना रहा है। क्या कर रहा है? ये केमिकल चीज़ बना रहा है, कोई रासायनिक चीज़ बना रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे भैया? सिंपल सा ग्लैंड कहेंगे। यानी कि ऐसा ऑर्गन जो कोई केमिकल या फिर रासायनिक चीज़ बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। अब जैसे कि आपको घर पे कुछ और बुलाया जाता होगा, आपकी वाली आपको बाबू सोना जादू टोना क्या बुलाती होगी, तो वैसे ये भी है, वैसे ये भी है। अगर इसको देखा जाए तो ये तो है ऑर्गन कहने के लिए, लेकिन अगर इसको काम के लिए देखा जाए, काम के लिए का मतलब यानी कि ये क्या काम करता है? तो रासायनिक चीज़ बनाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो ग्लैंड क्या होता है? ऐसा कोई चीज़ जो कि कोई रासायनिक या फिर कोई केमिकल चीज़ बनाता है, तो उसे हम ग्लैंड कहते हैं। अब देखिए, ये जो केमिकल यानी जो रासायनिक चीज़ है, ये भी तीन तरीके के होते हैं। अब जैसे कि एक हो गया जूस हो गया, एक हो गया एंजाइम, एक हो गया हार्मोन। तो हमारे शरीर में जितनी ग्लैंड हैं वो या तो जूस बनाएंगी, या फिर एंजाइम बनाएंगी, या तो हार्मोन्स बनाएंगी। अब इसी के ही बेस पर हमारा जो ग्लैंड होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड। इसको हिंदी में कहते हैं हम बहिस्रावी ग्रंथियाँ, इसको कहेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, इसको हम कहेंगे मिश्रित ग्रंथि। एक्सोक्राइन को बहिस्रावी, एंडोक्राइन को अंतःस्रावी, मिक्स्ड को मिश्रित। अब हम समझते हैं इन सब का काम क्या होता है। शुरू करते हैं यहाँ से एक्सोक्राइन से। देखिए, एक्सोक्राइन का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथियाँ। ऐसी ग्रंथि जो अपने स्राव को बाहर निकाल दे, उसे हम क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि है। बहि का मतलब क्या? बाहर। स्राव का मतलब क्या? अपना स्राव, यानी कि जो चीज़ वो बना रही है, जो चीज़ केमिकल चीज़ बना रही है, उसी को हम कहेंगे स्राव। तो जो अपना स्राव बाहर निकाल दे उसी को हम कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि। जो अपना स्राव बाहर निकाले उसे हम क्या कहते हैं? बहिस्रावी ग्रंथि, यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड। किसके माध्यम से बाहर निकालती है? तो ये डक्ट के माध्यम से, यानी कि नली के माध्यम से बाहर निकालती है। अब मान लीजिए ये क्या है? ये एक ग्लैंड है, तो इसमें क्या बना रहेगा? इस तरीके से एक डक्ट बना रहेगा, नली बना रहेगा। तो इसी नली के माध्यम से क्या करेगा? ये निकाल देता है अपना स्राव। तो इसको हम क्या कहेंगे भैया? एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ठीक। अब देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो दो तरीके की चीज़ बनाता है और निकालता है। एक होता है जूस, एक होता है एंजाइम। यानी कि आपके अंदर भगवान ने जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड फिट किए हैं वो या तो जूस निकालेंगे, या फिर क्या निकालेंगे? या फिर एंजाइम्स निकालेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया? तीन तरीके के केमिकल कंपाउंड बनते हैं, जूस, एंजाइम्स और हार्मोन। अब जो जूस और एंजाइम निकालता है उसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसे भी जान सकते हो, जो अपने स्राव को बाहर निकाल दे उसे हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। किसके माध्यम से निकालता है? डक्ट के माध्यम से, यानी कि नली के माध्यम से। अब ये जो बहिस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, ये खून के संपर्क यानी कि ब्लड के संपर्क में नहीं आती हैं। यानी कि इनका जो स्राव होता है वो किसी भी तरीके के ब्लड के संपर्क में नहीं आता। अब भाई देखिए, ये ग्लैंड है, अब यहाँ पर ये अपना रासायनिक चीज़ बना रहा है। अब यहाँ पर अंदर खून होगा नहीं, अब यहाँ नली में भी खून नहीं होगा, तो यहाँ से ये क्या करेगा? इसे फट निकाल देगा बाहर। तो इसका जो ग्लैंड होता है, इसका जो केमिकल चीज़ ये बनाता है वो ब्लड के संपर्क में नहीं आता। अब जैसे कि आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पर जो सलाइवरी ग्लैंड होता है, लार ग्रंथि होता है, तो क्या बनाता है? लार बनाता है। ये जो थूका है ये कौन बताता है? आपका लार बनाता है। तो आपका क्या लार जो है वो ब्लड के यानी कि खून के संपर्क में आता है? नहीं आता। अगर ब्लड के संपर्क में आता तो आपके थूकों में क्या होता? ब्लड होता भाई? नहीं आता। तो इसलिए क्या होता है? ये ब्लड के संपर्क में नहीं आता है, इसीलिए भगवान इसमें एक डक्ट यानी कि नली फिट कर दिए ताकि नली के माध्यम से निकल जाए ये बाहर। अब देखिए, अब जैसे कि आपके आँख में होती है लैक्राइमल ग्रंथि।
लक्राइमल ग्रंथि क्या करती है, अपना स्राव करती है, बाहर निकाल देती है। ये क्या निकालती है, आंसू निकालती है। तो आंसू क्या होता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो जब बाहर निकाल दिया जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि। अब जैसे कि हमारे शरीर में हर जगह स्वेट ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड का मतलब स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि क्या करती हैं, पसीना निकालती हैं बाहर। तो यहाँ सबसे क्या निकलता है, गटैया उटैया से क्या निकलता है, हर जगह हमारे शरीर में हर अंग में क्या होता है, स्वेट ग्लैंड यानी कि स्वेद ग्रंथि होती है, पसीना निकालती है। तो इसमें क्या होता है, ये अपने स्राव को क्या कर रही है, बाहर निकाल दे रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, अपने से बाहर निकाल दे रही है। समझ गए। अब जरूरी नहीं है कि शरीर से भी बाहर निकाल दे। अब जैसे कि आपके लार ग्रंथि है, लार ग्रंथि हमारे शरीर से तो बाहर निकाल नहीं रही, तो मुंह में ही रह रहा है लार। अब वो थूक दीजिए, बात आप अलग है। तो मुंह में क्या कर रहा है, लार रह रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सोक्राइन, जो अपने से बाहर निकाल दे स्राव को, उसे हम क्या कहते हैं, बहिस्रावी ग्रंथि। इसमें डक्ट की जरूरत होती है यानी कि नली की, और ये जूस और एंजाइम्स निकालता है। ऐसी ग्रंथियां जो जूस और एंजाइम्स निकाले उसे हम बहिस्रावी यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। अब बात आता है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती हैं। ऐसी ग्रंथियां जो अपने स्राव को खून में दे दें, यानी कि ऐसी ग्रंथि जो हमारे अंदर फिट की हैं भगवान, जो कि अपना स्राव बनाएं और तुरंत खून को दे दें। भैया तुम खून ले जाओ, हर बॉडी पार्ट में पहुंचाओ, तो उसे हम क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां। अब देखिए, मान लीजिए ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके से नली नहीं होगी। अब यहाँ से ये बनाया, यहाँ से खून गुजर रहा है, फचाक से इसमें ढकेल देगा, गया सारा स्राव, किस में गया, खून में गया। तो इसलिए इसमें क्या होता है, इसको डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें डक्ट की यानी कि नली की तो ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि ये जो बनाता है इसे ढकेल के कहाँ दे देगा, सीधा दे देता है खून में। तो खून क्या करता है, हमारे हर बॉडी में, हर बॉडी पार्ट में पहुँचाता है। अब ये क्या बनाता है एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये बनाता है हार्मोन। एक्सोक्राइन ग्लैंड एंजाइम और जूस बनाता था, एंडोक्राइन ग्लैंड आपका हार्मोन्स बनाता है, और ये ब्लड के संपर्क में रहता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि डक्टलेस ग्लैंड किसको कहा जाता है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि इसमें भैया नली की जरूरत नहीं होती, ये सीधा अपना स्राव खून में दे देता है। इसको डक्ट ग्लैंड कहा जाता है क्योंकि इसमें डक्ट की जरूरत होती है। एक्सोक्राइन में डक्ट की जरूरत होती है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डक्ट ग्लैंड। इसमें खून की जरूरत नहीं होती क्योंकि इसमें नली होती है। अब ये क्या निकालता है, जूस और एंजाइम्स निकालता है। एंडोक्राइन ग्लैंड आपका डक्ट लेस ग्लैंड कहलाता है, क्योंकि इसमें डक्ट की जरूरत नहीं होती, इसलिए डक्ट लेस ग्लैंड कहा जाता है। यह हार्मोन निकालता है, और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहता है, इसके स्राव, इसका जो स्राव होता है, इसका जो हार्मोन होता है, उसको ब्लड के संपर्क में आना जरूरी रहता है। एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल जैसे हो गया थायरॉयड ग्लैंड, यहाँ आपके गले में होता है थायरॉयड ग्लैंड। तो थायरॉयड ग्लैंड जो अपना थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है ना, तो उसको कोई नली की जरूरत नहीं रहती, वो सीधा इसे बनाएगा, तुरंत खून में दे देगा, ले जाओ तुम। अब तो खून जो रहता है वो हर जगह लेके जाता है जहाँ जहाँ ज़रूरत रहती है। हमारे अंदर एड्रेनल ग्लैंड होता है जो कि एड्राइल नाम का हार्मोन बनाता है, तो उसको भी कोई ज़रूरत नहीं रहती, वो केवल बनाएगा, एड्रेनल जो ग्लैंड है वो एड्राइल हार्मोन बनाएगा, फिर उसको क्या करेगा, सीधा खून में दे देगा। खून जो रहेगा जहाँ जहाँ ले जाना रहेगा ले जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया ना, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। अब हम समझते हैं मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है। देखिए, मिक्स्ड ग्लैंड ऐसा ग्लैंड होता है, यानी कि मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथि होती है जो कि जूस एंजाइम और हार्मोन तीनों चीज़ बनाता है, यानी कि मल्टी टैलेंटेड होता है। इसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का गुण, दोनों का गुण होता है। किसमें, आपका मिक्स्ड ग्लैंड में। देखिए, एक्सोक्राइन आपका जूस और एंजाइम बनाता था, एंडोक्राइन आपका हार्मोन बनाता था। और ये क्या करेगा, ये तीनों चीज़ बनाएगा, जूसो बनाएगा, एंजाइमो बनाएगा, हार्मोनो बनाएगा। ये मल्टी टैलेंटेड होता है। तो जो तीनों चीज़ बनाते हैं उसे हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि। इसका एक एग्जाम्पल है पेनक्रियास, जिसको कि कहते हैं हम अग्न्याशय। क्या कहते हैं, अग्न्याशय। अब देखिए, इस वीडियो में हम केवल एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं इसी वीडियो में आपको तीनों चीज़ पढ़ा दूँ ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप पूरा देखोगे या नहीं, इहो पूरा नहीं देखोगे, मुझे पता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, इसको हम समझेंगे। कौन कौन से एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर के अंदर होते हैं, उनका काम क्या होता है, उसको हम समझेंगे। तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल से समझने वाले हैं। पार्ट 1 ये वीडियो है, पार्ट 2 में इसको समझ लेंगे, पार्ट 3 में इसको समझ लेंगे।
तो समझते हैं हम एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि के बारे में अब हम समझते हैं। तो अब हम समझते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि कौन कौन सी होती हैं और उनका काम क्या होता है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका आता है स्वेटिंग ग्लैंड यानी कि स्वेद ग्रंथि। स्वेटिंग ग्लैंड को हम हिंदी में स्वेद ग्रंथि कहते हैं। देखिए, स्वेटिंग ग्लैंड का काम होता है पसीना, पसीने का निर्माण करता है कौन, आपका स्वेटिंग ग्लैंड यानी कि स्वेद ग्रंथि। अब पसीने में आपका NaCl पाया जाता है। NaCl का मतलब जानते होगे, नमक। अगर विश्वास ना हो रहा तो जहाँ कहीं पसीना हुआ होगा तो वहाँ चाट के देखिएगा तो क्या होता है, उसमें नूनखार नूनखार लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक पाया जाता है, इसलिए नूनखार नूनखार लगता है। तो पसीने में नमक होता है और लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम का काम होता है कि जितने भी उसके मतलब जहाँ जहाँ लाइसोजाइम जाएगा वहाँ वहाँ जितनी भी गंदगी रहेंगे, बैक्टीरिया वक्टीरिया रहेगा, उनको क्या करती है, मारने का काम करता है। तो आपके जो पसीना होता है उसमें कुछ मात्रा में लाइसोजाइम भी पाया जाता है। इसलिए जब आपके पसीना होता है ना तो ऐसे कहीं रगड़िएगा तो हित्ता थित्ता एक एक झुआ झुआ क्या निकलता है, मैल निकलता है, कनाई टाइप का निकलता है। कनाई का मतलब समझते हैं, काई टाइप का निकलता है, करिया करिया ऐसे ऐसे जब रगड़ेंगे ना एकदम एक एक झुआ झुआ क्या निकलता है, एकदम काई टाइप का निकलता है। तो किसके कारण निकलता है, लाइसोजाइम के कारण है। क्योंकि जो लाइसोजाइम रहता है जहाँ जहाँ ये जाता है वहाँ वहाँ की गंदगी भी ये मारने लगता है। इसलिए कहा जाता है पसीना होना चाहिए। लेकिन आजकल की जो लड़कियाँ हैं, अगर उनके हल्का सा भी पसीना हो जाए कहेंगी, ओ माई गॉड, माई स्वेटिंग ग्लैंड हैज रिलीटिंग स्वेट, पसीना, आई एम चोपरिंग सो मच मेकअप, देन आल्सो हाउ इट इज पॉसिबल टू स्वेटिंग ग्लैंड रिलीजिंग सो मच स्वेट। तो क्या करती हैं, यही कहती हैं कि भैया कैसे स्वेटिंग ग्लैंड मेरी स्वेट रिलीज कर दी, कैसे मेरी स्वेद ग्रंथि पसीना को निकाल दी, मैं इतना ढेर सारा मेकअप लगाई थी फिर भी। अरे बहनी, अगर पसीना नहीं निकलेगा ना तो लाइसोजाइम नहीं निकलेगा, और लाइसोजाइम नहीं निकलेगा तो शरीर की जितनी गंदगी है उसको मार नहीं पाएगा, और जब मार नहीं पाएगा ना तो वही कुछ दिन बाद हित्ता थित्ता फोड़ा निकलता है, हित्ता थित्ता पिंपल्स निकलता है। तब वही परेशान होती हैं ये लोग, तब टीवी पर ऐड देखेंगी, ये चुपर लो वो चुपर लो ठीक हो जाएगा। तो काहे ये सब होता है, क्योंकि अब भैया पसीना नहीं होने दोगे। तो इसीलिए जितने भी लड़की रहती है ना, सबका देखिएगा लगभग लोग को मुँह बांध के चलती हैं, कुछ ना कुछ मुँह बांधे रहेंगी। क्यों? हित्ता थित्ता फोड़ा हुआ रहेगा भैया, इतना इतना मेकअप चोपरेंगी, पसीना निकलेगा नहीं, लाइसोजाइम निकलेगा नहीं, तो फोड़ा पिंपल्स हो रहता है। इसलिए क्या करती हैं, मुँह कुछ ना कुछ बांध के चलती हैं। और कुछ लड़कियाँ तो ऐसे होती हैं, पसीना इसलिए नहीं होने देती, नहीं तो भैया उनका मेकअप बह जाएगा। पसीना होगा क्या होगा, मुँह मेकअप बह जाएगा। जैसे मेकअप बहेगा दड़िया मुझे दिखाने लगेगी। तो क्या होता है, अगर भैया स्वेटिंग ग्लैंड आपकी स्वेट नहीं रिलीज कर पाएगी ना तो लाइसोजाइम नहीं निकलेगा, पसीना नहीं निकलेगा तो लाइसोजाइम नहीं निकलेगा, और गंदगी आपके शरीर से जाएगी नहीं। तो इसलिए पसीना होना चाहिए। अब देखिए, हथेली में आपकी स्वेटिंग ग्लैंड सबसे ज़्यादा होती हैं। हथेली, ये जो हथेली है ना, इसमें क्या होती है, स्वेटिंग ग्लैंड सबसे ज़्यादा होती है। जब आप स्कूल में होंगे तो ऐसे जब जनगण मन करते होंगे केवल 52 सेकंड, तो इसको ऐसे मुट्ठी बांधना रहता है, उतने में पसीना हो जाता है, क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा स्वेटिंग ग्लैंड होती है हथेली में। अगर एग्जाम में पूछ ले तो किस में सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ऐसे ऊपर कर दिया हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा हथेली में होता है। स्वेटिंग ग्लैंड के बारे में समझ में आ गया, ये पसीना का निर्माण करता है, पसीने में NaCl और लाइसोजाइम पाया जाता है, हथेली में सबसे ज़्यादा स्वेटिंग ग्लैंड पाया जाता है। अब चलते हैं सेबेसियस ग्लैंड के बारे में जानते हैं। इसको हम तेलीय ग्रंथि और वसामय ग्रंथि भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये सीबम का निर्माण करता है। सीबम यानी कि यही जो आप नकियब क्या होता है, थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है, वो क्या होता है, वो आपका सीबम होता है। वो कौन निकालता है, आपका सेबासियस ग्लैंड यानी कि तेलीय ग्रंथि वसामय ग्रंथि निकालता है। अब लड़कियाँ क्या करती हैं, लड़कियाँ भैया यही, ताकि ये ऑयली टाइप का होता है ना, तो ताकि ये ऑयली स्किन ना हो, इसी पर मेकअप चुपा लेंगी, ओह ऐसे ऐसे करके। हम लोग जिससे पेंट करते हैं दिवालिया, उन्हें तो उससे मेकअप करती हैं। तो क्या करती हैं, मेकअप करती हैं। तो इसलिए भैया अगर आप मेकअप लगाओगे ना तो उसकी जो नली है, सेबासियस ग्लैंड की जो नली है वो क्या होगी, वो जाम हो जाएगी। तो सेबासियस ग्लैंड जो है वो आपका सीबम नहीं निकाल पाएगी। तो वो क्या करती हैं लड़कियाँ, मेकअप करके ब्लॉक कर देंगी उसके नलीवे को, तो इसलिए उनका जो स्किन रहता है वो ऑयली नहीं रहता। और हम लोग जब थे, हम लोग का भैया ऑयली स्किन नहीं रहता था बचपन में, लेकिन मम्मी जो रहती थी भैया पूरा कड़क तेल चोपड़ देती थी मुँह में, ना रहे तब भी हो जाए। और आजकल के लड़के तो भैया ऐसा तेल लगाते हैं, 22-20 साल में क्या होता है, उनका पूरा बालवा झड़ जाता है, बरवा मुँह सिर का। ठीक, तो सेबासियस ग्लैंड यानी कि तेलीय ग्रंथि वसामय ग्रंथि के बारे में आप समझ गए, ये एक सीबम का निर्माण करता है। अब हम समझते हैं सेरुमेन ग्लैंड के बारे में। सेरुमेन, देखिए सेरुमेन ग्लैंड को आप हिंदी में भी सेरुमेन कहोगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे नाम होते हैं जिसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों वही कहते हो। तो सेरुमेन ग्लैंड, इसको हिंदी में भी वही कहा जाएगा, सेरुमेन ग्रंथि। ये देखिए, ये कान में पाई जाती है, ये मोम का निर्माण करती है। मोम को इंग्लिश में कहा जाता है ईयर वैक्स। क्या,
ये सेरुमन ग्लैंड जो होता है ये आपके कनों में पाया जाता है। किसका निर्माण करता है? मोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मोम का निर्माण करता है। मोम का निर्माण करता है कौन? आपका सेरुमन ग्लैंड, ईयर वैक्स इसको इंग्लिश में कहा जाता है। देखिए कभी कभार क्या रहता है, कनों में खुजली होती है तो आदमी ऐसे ऐसे करके क्या करता है, कलबलाता है, तो हल्का हल्का क्या लग जाता है, ईयर वैक्स हाथों में लग जाता है, और दांतों में कुछ फंसा रहता है ना, ऐसे ऐसे करके निकालता है तो तीत तीत लगता है ईयर वैक्स। कभी करके देखिएगा। सेरुमन ग्लैंड कान में होता है, मोम का निर्माण करता है, ईयर वैक्स मोम को इंग्लिश में कहा जाता है। सेरुमन ग्लैंड के बारे में समझ गए। अब आते हैं हम लक्राइमल ग्लैंड। लक्राइमल ग्लैंड को भी हिंदी में लक्राइमल ग्लैंड ही कहा जाता है। ये आँख के ऊपरी भाग में होता है। देखिए ये है आँख, आँख की जो ऊपरी पलक वाला ऐसे उठाएंगे, यहाँ जो ऊपरी वाला भाग है ना, ये क्या, यहाँ क्या होता है आपका लक्राइमल ग्लैंड होता है। लक्राइमल ग्लैंड आँख के ऊपरी वाले भाग में होता है। इसका काम होता है आंसू का निर्माण करना। जो आंसू निकलता है आपके आँखिए से ना, वो किसके द्वारा निकलता है? ये आपके लक्राइमल ग्लैंड के द्वारा निकलता है। आंसू में भी आपके लाइसोजाइम पाया जाता है, इसलिए जब आदमी रो लेता है ना तो उसकी आँख साफ हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया है लाइसोजाइम का काम होता है कि गंदगी को मार देना। इसलिए जब आदमी रो लेता है तो आंसू में लाइसोजाइम भी पाया जाता है। तो जो लाइसोजाइम होता है आँख की गंदगी को सारा बाहर निकाल के लेकर आ जाता है और सारी गंदगी को भी मार देता है। इसलिए जब आदमी रो लेता है तो उसकी जो आँख रहती है वो साफ़ हो जाती है। और लड़कियाँ ये सब जानती हैं, इसलिए वो छोटी छोटी बात पे रो देती हैं, क्योंकि जानती हैं कि अगर मैं रो दूंगी तो तुरंत मेरी आंख जो रहेगी वो साफ़ हो जाएगी, और जो उनका वाला है उन पे अच्छे से ध्यान रखेंगी। इसलिए जब कभी आप अपनी वाली के साथ घूमने उमने जाएंगे ना, कोनो दूसरे को देखेंगे तुरंत देख लेगी, उसको कहाँ देख रहे थे, हाँ उसको कहाँ देख रहे थे, तुरंत क्या करती है, पकड़ लेती है। क्यों पकड़ लेती है? क्योंकि वो लोग ज़्यादा रोती हैं। ज़्यादा रोती हैं तो जानती हैं भैया आंसू निकलेगा, आंसू में लाइसोजाइम पाया जाता है, और जब लाइसोजाइम निकलेगा आँखें साफ रहेगी, जब आँखें साफ रहेगी तो आप पे अच्छे ध्यान रखेंगी। तो इसलिए क्या करते हैं, वो ज़्यादा रोती हैं। और जो आपकी आँख होती है ना, देखिए ये आँख है, आँख का ये वाला जो पोर्शन होता है यहाँ किनारे वाला, ठीक यहाँ वाला, तो यहाँ इसको कहा जाता है पंक्टम। क्या कहा जाता है? पंक्टम। क्या कहा जाता है? पंक्टम कहा जाता है। आँख का ये वाला जो कोने वाला पोर्शन होता है आँख, इसको क्या कहा जाता है? पंक्टम। इसका काम क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए जब आप रोते हैं, क्या करते हैं, रोते हैं, तो ये पंक्टम में क्या होता है, छोटा सा छेद होता है। ये जो पंक्टम होता है ना, ये नकिये से कनेक्ट होता है। कभी कभी आदमी रोता है ना तो उसका क्या होता है कि नकियों की से भी फेंकने लगता है पानी होने, तो ये जो आंसू रहता है ये क्या होता है, निचवा ये पंक्टम के माध्यम से नकिये में चला जाता है। नकिये में जब जाता है तो नकिये ये, तब आदमी ऐसे करता है जब रो लेता है, जब शांत हो जाता है, फिर जब नकियों की इस पानी निकलने, अरे ये सही में निकल गया रे, तो क्या करता है, ऐसे ऐसे क्या छिनकता है तो क्या होता है, पानी ये सारा बाहर आ जाता है। तो ये जो पंक्टम होता है, ये पंक्टम होता है, यहाँ पर इसमें छेद होता है। ये क्या होता है, नाक से क्या होता है, कनेक्ट होता है। इसलिए जब आदमी रोता है ना, रोने के कारण जो आंसू होते हैं, कुछ आंसू की मात्रा नकिये में चली जाती है, तो पूरा एकदम नकियों के से भी फेंक देता है। इसलिए होता है, समझ गए। अब देखिए कभी कभार क्या होता है कि आदमी रोता है, कभी कभार आपकी वाली जो रहती है आपको धोखा दे देती है। धोखा देने के कारण आपकी आँखियों में क्या होता है, आंसू भर आता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आंसू पर निचवा नहीं चूता है, आँखियों में रह जाता है। तो वो आंसू जाता कहाँ है, उसको कौन स्टोर करता है, आपका यही पंक्टम स्टोर करता है। स्टोर करने के बाद क्या करता है, नकिये में दे देता है। समझ गए ना। तो ये करता है आपका पंक्टम काम। कभी कभार आप क्या करते हो, आँख में दवा डालते हो, आँख में दवा डालते हो तो क्या होता है, जैसे लगता है नकियों में चला गया, अंदर वाले भाग में नाक के नकियों में चला गया। क्यों? ये पंक्टम के माध्यम से। समझ गए ना क्या होता है पंक्टम। जब आप आँख में दवा डालेंगे तो आपको पता हो। तो समझ गए पंक्टम क्या होता है। आँख ऊपरी वाले भाग, लैक्राइमल जो ग्लैंड होती है वो आँख के ऊपरी वाले भाग में होती है, आंसू का निर्माण करती है। और देखिए सबसे छोटी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है आपकी लक्राइमल ग्लैंड। जो लक्राइमल ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, सबसे छोटी लक्राइमल ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड में सबसे छोटी लक्राइमल ग्लैंड होती है। तो आप लक्राइमल ग्लैंड के बारे में समझ गए होंगे। लक्राइमल ग्लैंड ऊपर वाली आंख के भाग में पाया जाता है, ये आंसू का निर्माण करता है। आंसू में आपका लाइसोजाइम पाया जाता है जो कि गंदगी को मारने का काम करता है। इसलिए कभी कभार आदमी
धूल उल में से आता है तो ऑटोमेटिक आंस निकलने लगती है। तब ये कहता है ये लग रहा है मतलब आंसू भेज ताकि लाइसोजाइम निकले। तो भाई जब गंदगी गई, जब धूल कट गया है तो आंसू निकलने के कारण क्या होता है, आपकी आंख साफ हो जाती है। इसलिए आप धूल उल में कभी ज़्यादा जाइए तो आपके ऑटोमेटिक आंस आने लगती है। और ये सबसे छोटी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है आपकी लक्राइमल ग्लैंड। यहाँ तक समझ गए लक्राइमल ग्लैंड के बारे में। अब चलते हैं हम मियोबोबियन ग्लैंड के बारे में समझते हैं। इसको हिंदी में भी मियोबोबियन ग्लैंड ही कहा जाता है और इंग्लिश में भी मियोबोबियन ग्लैंड ही कहा जाता है। इसका काम होता है, ये कहाँ होता है, ये होता है आँख के नीचे वाले भाग में। ये जो आँख है ना, आँख के यहाँ जो नीचे वाला भाग है, यहाँ क्या होता है आपका मियोबोबियन ग्लैंड होता है। क्या होता है मियोबोबियन ग्लैंड, कहाँ होता है आपकी, ये आँख के नीचे वाले भाग में होता है। इसका काम होता है तेल का निर्माण करता है, तेल। अब ये क्या करता है, ये आँख की ग्रीस उरीस का काम करता है। जैसे कि अगर ये तेल का निर्माण करेगा ना तो आपकी पलक अच्छे से झपकेगी, ठीक, अच्छे से झपकेगी। अगर देखिए अगर कहीं तेल गिरा हो वहीं चले जाइए तुरंत फिसल जाएंगे। तो वैसे ये भी क्या करता है, तेल बना देता है अपने आँख में थोड़ी सी मात्रा में, ताकि जो आपकी पलक है वो अच्छे से फिसले, तभी आप अच्छे से इसको झपका पाते हैं आँख को। जब यही मियोबोबियन ग्लैंड जो है तेल का निर्माण करती है, और यही जो तेल जो होता है जब हम सो जाते हैं तो ये कीचड़ के रूप में बदल जाता है। तो जब आप सो कर उठते हो तो देखते हो यहाँ पर वाइट एकदम बहुत ख़राब लगता है। यहाँ पर क्या होता है, एक कीचड़ टाइप का होता है। वो कीचड़ क्या होता है, यही तिलवा होता है जो कि जब हम सो जाते हैं तो ये इकट्ठा हो जाता है यहाँ पर। यहाँ तक समझ में आ गया ना मियोबोबियन ग्लैंड के बारे में भी। ये आँख के नीचे वाले भाग में होता है, ये तेल का निर्माण करता है। अब समझते हैं हम सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि के बारे में। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा दिया था, लेकिन अब देखोगे है नहीं तो यहाँ भी बताना पड़ेगा। सलाइवरी ग्लैंड, देखिए सलाइवरी ग्लैंड क्या है। सलाइवरी ग्लैंड को हम कहते हैं लारीय ग्रंथि। ये क्या बनाती है, लार बनाती है। ये जो थूका है ये क्या है आपका, लार है, थूक है, ठीक, सलाइवा है यही। ये कहाँ पाया जाता है लार ग्रंथि, ठीक। सलाइवरी ग्लैंड आपका पाया जाता है माउथ में। कहाँ पाया जाता है, माउथ में, जिसको कहा जाता है मुख गुहा। देखिए माउथ को माउथ कैविटी कहा जाता है, बक्कल कैविटी भी कहा जाता है, ओरल कैविटी भी कहा जाता है, मुख गुहा भी कहा जाता है, माउथ भी कहा जाता है, और मुँहा भी कहा जाता है, और थुथुरवा भी कहा जाता है। तो इतने चीज़ कहे जाते हैं आपके मुंह को। तो अगर एग्ज़ाम में इन सब में से कोई भी चीज़ आ जाए ना तो आप जान जाइए कि मुंह की बात कर रहा है। अभी जो लार ग्रंथि होती है वो 3 होती हैं, एक इधर, एक अंडा इधर होती है, ठीक। ये तीनों जो होती हैं वो पेयर में होती हैं। एक होता है पैरोटाइड होता है, एक का नाम होता है सबमेंटिबुलर, एक का नाम होता है सबलिंगुअल। अब ये जो पैरोटाइड होता है ना, ये कहाँ होता है, यहाँ अंदर होता है, हाँ ऊपर एक साइड में। नीचे 2 ठो होते हैं, एक इधर होता है सबमेंडिबुलर, एक इधर होता है सबलिंगुअल। यहाँ अंदर की साइड कौन सा होता है, ये पैराटॉइड। ये जो होती है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, किसमें, सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। सलाइवरी ग्लैंड में 3 ग्लैंड होती हैं, पैराटॉइड, सबमेंडिबुलर, सबलिंगुअल। उसमें सबसे बड़ी पैरोटिड, ये सबसे लार्जेस्ट होती है इन तीनों में। अब समझते हैं, देखिए एक दिन में हमारे अंदर 1 से 1.5 लीटर लार बनता है। अगर आपके अंदर जितना भी लार बन रहा है ऐसे एक जगह एक बोतल में थूकते जाइए ना तो 1 से 1.5 लीटर लार निकलेगा कम से कम। तो कितना बनता है, 1 से 1.5 लीटर लार बनता है आपके अंदर। अब हम समझते हैं लार का काम क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए इसमें 98% तो पहले जान लीजिए वाटर होता है, 95 से 98% इतने के बीच में क्या होता है, पानी होता है। और यही 2 से 3% में आपका क्या होता है, टाइलिन होता है। अब सोचो कि टाइलिन का है, बोल रहा हूँ पी से लिखा गया तो भैया पी इसमें साइलेंट रहता है, टाइलिन पढ़ा जाता है। डाइस्टेज होता है, लाइसोजाइम होता है, म्यूलिन होता है। अब देखिए इन सब का हिंदियों में भी यही नाम होता है। टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है जो आपके खाने में स्टार्च है, जब आप खाना खाएंगे मुँह में डालेंगे तो लार आता है, जो थूका रहता है वो खाने से लिपट जाता है। तो जो थूक होता है उसमें क्या होता है, टाइलिन और डाइस्टेज पाया जाता है। टाइलिन और डाइस्टेज का काम होता है कि खाने में जो स्टार्च होता है उसको, स्टार्च को हिंदी में कहा जाता है मंड। तो जो स्टार्च होता है उसको क्या करते हैं, डाइजेशन उसका कराता है। कौन, टाइलिन और डाइस्टेज। ये सब मैंने आपको डिटेल में बताया है डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में, पहले उसको देख लीजिए तब आपको ये समझ में आएगा। आपके जो थूक होता है, जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, उसमें लाइसोजाइम भी पाया जाता है। लाइसोजाइम का मैंने बता दिया काम क्या होता है, गंदगी को मारता है। जब आप खाना खाते हो, कभी कभार कौनो आदमी हग के आते हैं और हाथों नहीं धोते, वैसे खाना खा ले जाते हैं। तो भैया हाथों में जो गंदगी लगी है ना, तो वो हाथ में जो गंदगी लगी है वो खाने के माध्यम से मुँह में चला जाएगा। तो कहता है आवा तू आवा, गंदगी भले आवा, लाइसोजाइम रहता है अंदर। लाइसोजाइम क्या करता है, मार देता है, समझ गए, उस गंदगी को।
अब आता है म्यूलिन, ये आपके थूक में ही पाया जाता है, लार में ही पाया जाता है म्यूलिन। ठीक, म्यूलिन का काम होता है कि ये खाने को चिपचिपा बना देता है। जब आप खाना खाते हैं, भले एकदम सूखी रोटी रहे, लेकिन इसे कूच काच के जब उसको बराबर कर देंगे ना, तो क्या होता है, एकदम मतलब चिपचिपा हो जाता है, गीला गीला हो जाता है, फिर लिबिर लिबिर हो जाता है एकदम। ऐसे क्या करेंगे, जब इसे कूच काच के हाथों में लेके देखेंगे, एकदम लिबिर लिबिर, एकदम चिपचिपा चिपचिपा हो जाता है खाना। किसके कारण होता है? म्यूलिन के कारण होता है। तो ये 5 चीज़ किस में पाए जाते हैं? आपके सलाइवा में पाए जाते हैं, लार में पाए जाते हैं। अब देखिए, अब हमने 6 एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं आगे। तो अब आता है हमारा 7वें नंबर पे मेमोरी ग्लैंड, यानी कि स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि का काम क्या होता है? स्तन ग्रंथि का काम होता है कि ये दूध को बनाता है। दूध को क्या करता है? ये बनाता है स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि ही दूध को बनाता है, इसलिए इसको मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। क्यों? क्योंकि ये मिल्क को प्रोड्यूस करता है, मिल्क को बनाता है, इसलिए मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इसको कहा जाता है। ये जो होता है फीमेल में होता है और मेल में नहीं होता। क्या होता है? ये फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता। फीमेल में जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर उनमें क्या होता है, ये मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड यानी कि मेमोरी स्तन ग्रंथि जो होते हैं वो एक्टिव हो जाती है, तब उनमें क्या होता है, दूध बनना स्टार्ट होता है। तो मेमोरी ग्लैंड का आप जान के काम क्या होता है, स्तन ग्रंथि का काम क्या होता है। तो अब आता है 8वें नंबर पे गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसको हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथि। जो जठर ग्रंथि होती है वो जठर रस निकालती है, और ये जो जठर ग्रंथि होती है वो आपका स्टोमच यानी कि पेट में पाई जाती है। अब ये क्या करती है, जो जठर ग्रंथि होती है वो जठर रस निकालती है। जठर रस में आपके होते हैं पेप्सिन और रेनिन। ये दोनों क्या होते हैं? आपके एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या निकालती है? जूस या तो एंजाइम्स निकालती हैं। तो पेप्सिन और रेनिन क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। पेप्सिन और रेनिन का काम क्या होता है, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आप वो वीडियो देखोगे नहीं तो यहाँ भी बताना पड़ेगा। तो जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टॉन्स के रूप में तोड़ देता है, और जो रेनिन रहता है वो मिल्क को कैसिन प्रोटीन के रूप में तोड़ देता है, यानी कि मिल्क को, दूध को वो दही में बदल देता है। इसलिए जब आप दूध पी लो और कुछ देर बाद आपको क्या होती है, उल्टी हो जाए, तो क्या निकलता है? दूधवा नहीं निकलता, क्या निकलता है? दही निकलने लगता है, दही टाइप का निकलने लगता है। तो मिल्क को वो कैसिन प्रोटीन के रूप में बदल देता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स और पेप्टोन्स के रूप में बदल देता है। अब हम समझते हैं 9वें नंबर पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लीवर। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम समझते हैं। देखिए, लीवर जो होता है, लीवर को हम कहते हैं यकृत और जिगर। क्या कहते हैं हिंदी में इसको? यकृत और जिगर। आप सुने होंगे बहुत बार कि आप देख लेते तो तुम्हारे जिगर में कितना दम है। तो जिगर भैया किसको कहते हैं? लीवर, यानी कि देख लेते तुम्हारे लीवर में कितना दम है। तो यही होता है, जिगर आज से जान जाइए, लीवर को कहा जाता है, समझ गए? तो जो कहते हो जिगर में कितना दम है, भाई जिगर में कोई दम नहीं, लीवर में दम सब कहते हैं। देखिए, जो लीवर होता है उसको यकृत और जिगर कहा जाता है। इसका जो वजन होता है ना, वो 1500 से लेकर 1700 ग्राम तक होता है, यानी कि 1.5 किलो से लेकर 1700 तक। ठीक है, 1700 ग्राम तक होता है। ये जो लीवर होता है ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी कौन सी होती है? आपकी लीवर होती है। देखिए, जो लीवर होता है वो हेपेटिक सेल और कूपर सेल का बना होता है। किसका बना होता है? हेपेटिक सेल और कूपर सेल का बना होता है। ये हेपेटिक सेल का बना होता है, इसलिए इसकी जो स्टडी होती है लीवर की, उसको कहा जाता है हेपेटोलॉजी। क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ आते हैं, जो आपका लीवर की सेल होती है ना, उसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है। क्या होती है? हाईएस्ट रीजनरेशन पावर। यानी कि अगर ये आपका जो लीवर है, अगर इस पर कोनो कट पिट जाए ना, तब भी ये अपने आप ही स्वतः अपने आप को ठीक कर लेगी। इसमें स्वतः पुनर्निर्माण की शक्ति बहुत तेज होती है। सबसे ज़्यादा तेज होती है कहाँ? आपके लीवर में होती है। सबसे कम कहाँ होती है? आपके ब्रेन में होती है। जो दिमाग में न्यूरॉन सेल होती है, तो उधर हम नहीं चलते हैं, उसको हमने ब्रेन वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर किस में होती है? आपके लीवर में होती है। लीवर यहीं पर होता है, राइट साइड में किडनी के ऊपर होता है। यहीं पर क्या होता है? आपका जिगर होता है। अगर यहीं पर कोनो ऐसे तेजी मार देना तो आदमी तुरंत बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लीवर होता है। इसमें सबसे तेज पुनर्निर्माण की शक्ति होती है। अगर यहाँ पर कोनो चाकू को मार देना, अगर मान लीजिए कोनो दिल पे मारा तो घूम के इधर ले लीजिए, तो लीवरवा कहेगा अरे कौन चाकू मार दिए बे, जानते नहीं हमारे अंदर हाईएस्ट रीजनरेशन पावर है। तो लीवरवा क्या करता है, अगर कोनो चकुआ मार देना आपके लीवरों पे और लीवर कट भी जाए, तब भी आपका लीवर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। हाँ, पिराएगा, थोड़ा बहुत तो पिराएगा ही, लेकिन ऑटोमेटिक ये क्या होता है? सही हो जाता है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट रीजनरेशन पावर होती है, बहुत तेज होती है इसमें। ठीक, अब जो आपका लीवर होता है ना, वो बिलिरुबिन नामक का लिक्विड निकालता है।
बिलिरुबिन का काम क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, जो बिलिरुबिन होता है, जब आप लैट्रिन करने जाते हैं, हगने जाते हैं, तो जो आपका हगा होता है वो पीला रंग का होता है। वो किसके कारण होता है आपका? यही बिलिरुबिन के कारण होता है। ठीक, बिलिरुबिन के कारण आपके लैट्रिन हगा का रंग जो होता है वो पीला होता है। अब देखिए, कभी कभार जो लीवर होता है ना, वो बिलिरुबिन ज़्यादा बनाने लगता है। तो जब ज़्यादा बनाने लगता है तो हमारे लैट्रिन तो हगो पीला करता ही, साथ साथ बॉडी को भी पीला कर देता है। तो वही एक बीमारी हो जाती है जिसको कहा जाता है पीलिया। क्यों पीलिया? यानी जब शरीर पीला पड़ने लगता है। क्यों पीला पड़ने लगता है? इसी बिलिरुबिन जब ये ज़्यादा बनने लगता है, आँखियों की पीली हो जाती है, उसी कहा जाता है जॉन्डिस रोग। ठीक, तो बिलिरुबिन के बारे में जान गए। अब देखिए, जो आपका लीवर होता है वो बाइल जूस भी बनाता है, जिसको कि हम कहते हैं पित्त रस। क्या कहते हैं? पित्त रस। अभी जो पित्त रस होता है ना, वो एक दिन में 1700 से 1800 मिलीलीटर तक बनता है। कितना बनता है? 1700 से 1800 मिलीलीटर तक। ये दिन भर हमेशा बनते रहता है बाइल जूस। कौन बनाता है? लीवर बनाता है। और इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? पित्त रस कहा जाता है। देखिए, यहाँ पर समझते हैं। ये आपका क्या है? लीवर है, ठीक है। और इसी के नीचे एक छोटा सा हरियर रंग का क्या होता है? गाल ब्लैडर होता है। क्या होता है? इसे गाल ब्लैडर होता है। तो ये जो लीवर है ना आपका, ये क्या करता है? बाइल जूस को बनाता है। और बाइल जूस बनाने के बाद कहता है गाल ब्लैडर हुआ। ये क्या है? गाल ब्लैडर है। तो जो लीवरवा होता है कहता है गाल ब्लैडर हुआ, बाइल जूस बना दिए, स्टोर करके रखे रहो। तो जो आपका जो बाइल जूस होता है, बाइल जूस बनाता तो आपका लीवर है, लेकिन स्टोर कौन करता है? आपका ये गाल ब्लैडर यहाँ पर हरियर रंग का होता है। जब मुर्गा उर्गा कटाने जाइएगा ना, देखिएगा हरियर हरियर रंग का पाया जाता है उसी में। तो यहाँ तक समझ गए? जो बाइल जूस होता है वो भोजन को बेसिक नेचर में बदलता है। किस में बदलता है? बेसिक नेचर में। बाइल जूस का काम क्या होता है? भोजन को बेसिक यानी कि क्षारीय में बदल देना। और इसका काम क्या होता है बाइल जूस का? बाइल जूस जो रहता है वो फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। फैट को फैटी एसिड में बदलने का मतलब समझ रहे हैं? यानी कि जो आपके अंदर वसा आया है, उसके मान लीजिए इतने बड़े बड़े कण हैं, इतने बड़े बड़े, ठीक है। तो इनको किस ऐसे छोटे छोटे कणों में बदलने का काम आपका कौन करेगा? बाइल जूस करेगा, ताकि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर सके। इसलिए जो फैट के बड़े बड़े कण रहते हैं उनको छोटे छोटे कणों में बदलने का काम आपका बाइल जूस करता है। यानी कि फैट को फैटी एसिड में बदलने का काम आपका बाइल जूस करता है। अब देखिए, बाइल जूस जो रहता है ना, वो आपका हरियर हरियर रंग का होता है, हरा हरा रंग का होता है। किसके कारण? बिलीवर्डिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? बिलीवर्डिन। अब देखिए, अब आते हैं आगे। जो एम्ब्रॉय होता है, एम्ब्रॉय में ब्लड कौन बनाता है? आपका लीवर बनाता है। एम्ब्रॉय का मतलब समझ रहे हैं? एम्ब्रॉय यानी कि जब पेट में बच्चा होता है उसी को हम कहते हैं एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय का मतलब होता है भ्रूण, ठीक है। हिंदी में क्या कहा जाता है? भ्रूण कहा जाता है। तो जब एम्ब्रॉय की अवस्था में बच्चा रहता है, भ्रूण की अवस्था में यानी कि जब पेट में बच्चा रहता है, तब उस टाइम कौन खून बनाता है? कौन ब्लड बनाता है उस बच्चे के अंदर? तो आपका ये लीवरवा बनाता है। कौन बनाता है? जिगर, यानी कि जो लीवर होता है वो बनाता है। और इस टाइम हम लोग के अंदर कौन ब्लड बनाता है? तो हम लोग के अंदर बनाता है जो हमारे हड्डी के अंदर बोन मैरो होता है, वो बनाता है ब्लड। बोन मैरो का मतलब समझ रहे हैं? जब मुर्गा उर्गा खाते होंगे ना, तो जब लग पीसिया खाते होंगे, तो जब लग पीस की जो हड्डी बचती होगी, अगर हड्डियों का एक साग देखेंगे तो उसके अंदर चॉकलेटी चॉकलेटी कलर का ये बुरादा टाइप का होता है, तो वही होता है बोन मैरो। आपके भी अंदर होता है। तो आपके अंदर कौन बनाता है? बोन मैरो। जो हड्डी के अंदर चॉकलेटी चॉकलेटी कलर पदार्थ होता है वही होता है बोन मैरो। वही आपके अंदर कौन ब्लड बनाने का काम करता है। और एम्ब्रॉय यानी कि भ्रूण की अवस्था में जब पेट में बच्चा होता है तो उस टाइम लीवर बनाता है उसके अंदर खून, ब्लड। अब लीवर का काम एक और होता है कि ये जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। अमोनिया हमारे शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पदार्थ होता है, उसको जो आपका लीवर होता है वो यूरिया में बदलने का काम करता है। यूरिया बहुत कम खतरनाक होता है, लेकिन अमोनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो यूरिया को हम टॉयलेट यानी कि मूत्र के माध्यम से क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। आप सोचिए, अगर आप अमोनिया को डायरेक्ट मूत्र के टॉयलेट के माध्यम से बाहर निकाल सके तो ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो जो आपका मेन पॉइंट है, यानी कि जो इसको आप बचपन में मुन्नी बोलते थे, तो क्या होगी? जलना शुरू हो जाएगी। इतना खतरनाक होता है अमोनिया। लेकिन जो यूरिया है, जब आपका लीवर अमोनिया को यूरिया में बदला, और अब ये जब यूरिया बन गया है, ये जो यूरिया है ये 2 घंटे से 3 घंटे में फिर से अमोनिया बन जाता है। इसलिए कहा जाता है ज़्यादा देर तक टॉयलेट रोकनी नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक टॉयलेट रोकोगे तो क्या होगा उसको समझते। देखिए, जो अमोनिया है उसको लीवर बदल दिया यूरिया में।
अब ये जो यूरिया है ये 2 से 3 घंटे बाद फिर से अमोनिया बन जाएगा। इसीलिए अगर आप 2 से 3 घंटा बाद लगातार टॉयलेटवा रोक लेते हो, अपनी वाली बतियाते रहते हो, खाना वाना खाई, ठीक, तो क्या होता है 2 से 3 घंटा बतियाते रहोगे, टॉयलेट लगी रहेगी, कौन जाता है, रोके रहते हो, तो क्या होता है, तो यही होता है, जो यूरिया आपके अंदर आया, जो लीवर वाला यूरियम बदल दिया ना, अब वो 2 से 3 घंटे बाद फिर से अमोनिया बन जाएगा। और अगर वो अमोनिया बना और आपके अंदर रहा तो बहुत नुकसान करता है। इसलिए कहा जाता है कि टॉयलेट लगे, मुत्ती लगे तो तुरंत कर लेनी चाहिए। अब यूनिक पेंटोम कर दो, जाकर लेटरिन वोटरिन में अच्छे से करो। अब देखिए, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, टॉयलेटवा करते रहते हैं, धार मारते हैं कहीं और आ जाती है गोड़वा पे, पैरवा पे आ जाता है, तब क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, कभी कभार हम टॉयलेट कर रहे हैं और पैर पे आ जाता है टॉयलेट, तो जब टॉयलेट पैरवा पे आया, जो मुत्ती है वो पैरवा पे आई, जो पेशाब वो पैरवा पे आया, तब तो वो यूरिया था। लेकिन अगर कौनो आदमी होते हैं बड़े ढीठ होते हैं, गुड़वा धोते ही नहीं है, अलसिया होते हैं, तो जब गुड़वा नहीं धोगे तो यूरिया वहाँ लगा रहेगा, और यूरिया मैंने बताया 2 से 3 घंटे बाद फिर अमोनिया बन जाएगा। तो जो अमोनिया वो आपके पैरों को बहुत नुकसान करेगा, ठीक है। कभी कभार जो पैर की उंगली होती है, इसे बीचों बीचों में क्या होते हैं, दाने दाने पड़ जाते हैं, ठीक है, छाला वाला टाइप का, ऐसे मतलब खजुआने लगता है, एकदम खजुहट पकड़ लेता है। तो क्यों पकड़ता है, सड़ने लगता है यहाँ सब, तो क्यों होता है, इसी की वजह से होता है। इसलिए कभी टॉयलेट कर लो, गोड़ो वाड़ो ना धो लेना चाहिए। अब आपको लीवर का ये काम समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, जो लीवर होता है ना, वो फाइब्रिन, ओजिन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन बनाता है। ये जो तीनों होते हैं ये आपके ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसको हम ब्लड वाले चैप्टर ब्लड क्लॉटिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, अब आते हैं हम आखिरी पॉइंट पर। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। जब हम शराब या फिर जहर खा पी लेते हैं तो उससे हमारा जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है। जो शराब और टॉक्सिक चीज़ होता है उसको जो हमारा लीवर होता है उसको सोख लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है, खुद की तरफ खींच लेता है, कहता है आवा आवा शराब कहाँ जाते हैं, आवा हमारी तरफ। तो जो लीवर होता है वो क्या करता है, शराब हो गया, टॉक्सिक चीज़ हो गया, इन सबको क्या करता है, ये एब्जॉर्व करने का काम करता है। कौन, आपका लीवर। अब देखिए, लीवर जो होता है वो जानता है कि अगर मेरे अंदर मैं अगर शराब को अवशोषित किया, कोई टॉक्सिक चीज़ को अवशोषित किया, खुद की तरफ लिया, मतलब सोख लिया, तो ये जो शराब उराब रहेंगी, ये सेल, ये जो लीवर की सेल रहेंगे उनको डैमेज करेंगे। तो लेकिन लीवर जानता है कि भैया इस सेल को मेरे डैमेज करेंगे, लेकिन डैमेज किए तो मेरे पास क्या है, हाईएस्ट रीजनरेशन पावर है, यानी कि ये सबसे तेज़ पुनर्निर्माण कर लेता है। तो इसलिए जब आप शराब वराब पीते हैं, इसकी वजह से आपके जो लीवर का जो सेल होता है वो डैमेज होता है। जब लीवर सेल डैमेज होता है, लेकिन इसके अंदर हाईएस्ट रीजनरेशन पावर है, ये खुद को फिर से पुनः ठीक कर लेता है। लेकिन फिर भी भैया काहे लीवर ख़राब हो जाता है, क्यों ख़राब हो जाता है, उसको समझते। देखिए, हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है कि भाई अगर इतना पियोगे तो नहीं ख़राब होगा, लेकिन भाई दिना भर रेले जाओगे, 2-3 बोतल रोज रेले जाओगे, क्या होगा। तो इसलिए दारू या फिर जहर या फिर कोई टॉक्सिक चीज़ आप खा लीजिए तो उसको क्या करता है, आपका जो लीवर रहता है वो सोख लेता है। और ज़्यादा अगर वो तगड़ा है, जैसे जहर आप ज़्यादा तगड़ा खा ली तो मौत हो जाती है। तो आज जो डॉक्टर रहता है ना, वो लीवर को चेक करता है कि लीवर में पता करता है कि जहर है कि नहीं, क्योंकि और कोई आपका जो ग्लैंड रहेगा वो नहीं अवशोषित करेगा, किसको, जहर को, अल्कोहल को या फिर कोई टॉक्सिक चीज़ को, उसको हमारा लीवर खींच लेता है अपनी ओर क्या करता है, सोख लेता है, उसको क्या करेगा, सोख लेगा। तो इसलिए जब किसी की मौत हो जाती है तो जो डॉक्टर होता है वो लीवर को देखता है कि लीवर में भैया जहर वहर तो नहीं है। अगर लीवर में जहर है तो वो जान जाता है कि भाई इसको जहर दे के मारा गया या फिर जहर खा के मारा है, समझ गए। और अगर आप ज़्यादा दारू दिन भर रेले रहोगे ना, तो क्या होता है, इससे भी जो आपकी जो सेल होती है कोशिका वो डैमेज होने लगती हैं, और अगर डैमेज हुई इसकी कोशिका तो आप डैमेज हो जाएंगे। देखिए, अब हम थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज जानते हैं। जब आदमी की मौत गला दबाकर होती है ना, तब क्या होता है। देखिए, जब आदमी कोनो आदमी है उसकी अब गला दबा के मौत हो गई, तो गलत ऐसे गला दबा के मौत हो गई, तो जब आदमी की मौत हो जाती है तो जिस तरीके से जिस पोर्शन में ऐसे दबा रहता है ना, उसी पोर्शन में उसकी जो अंदर की मांसपेशी रहती है वो दबी ऐसी पड़ी रहती हैं। तो जब गला दबा के मौत होती है तो ओ शेप का क्या बनता है, आकार बनता है यहाँ गले पर। भैया किसी गला दबाकर तो ऐसे दबाया जाता है ना, तो ओ शेप का क्या बन जाता है, एक आकार बन जाता है। बाहरवा से नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आदमी मर जाएगा ना तो उसी के आकार में अंदर की मांसपेशियाँ बन जाती हैं ओ शेप के आकार में। तो इससे पता चल जाता है कि आदमी की गला दबाकर मौत की गई है। अब कोनो आदमी खुद गला दबा थोड़ी ना मर जाएगा, कोई मारेगा, तो इससे पता चल जाता है ये मर्डर है।
और जब फांसी लगाकर आदमी मरता है ना, तो इस तरीके का वी शेप का क्या बनता है, उसके आकार बनता है इस तरीके का वी शेप का, इस तरीके, क्योंकि जब फांसी लगेगी तो इस तरीके से लगती है ऐसे। किस तरीके से लगती है, इस तरीके से, तो वी शेप का आकार बनता है। तो इससे जो डॉक्टर होते हैं वो जान जाते हैं भैया इसकी जो मौत हुई है वो फांसी लगा हुई है। अब देखिए, अगर आदमी खुद फांसी लगाता है तो जो गांठ रहती है उसको पीछे बांधता है, लेकिन अगर कोई दूसरा मारता है तो भैया वो जल्दी जल्दी उसको मारना है तो क्या करता है, वो कहीं भी गांठ मार देता है। अब भाई कोनो आदमी मर रहा तो अगवा थोड़ी ना गांठ मारेगा, पीछे मारेगा। तो इससे ये ज़्यादातर केसेस में ये होता है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर पीछे गांठ मारना है तो इससे ये पता चलता है कि भाई ये खुद मरा है, ठीक। और अगर कहीं और गांठ और बनी है इधर उधर तो जान जाए, डॉक्टर समझ जाते हैं कि भाई इसको जो मौत हुई है ये कोई मारा है। तो इस तरीके का वी शेप का आकार बनता है। और जब आदमी पानी में डूब कर मरता है तो उसके फेफड़े में पूरा पानी भर जाता है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो उसके फेफड़े चेक करते हैं। फेफड़े में एक चीज़ चेक करते हैं, डायटम चेक करते हैं। अब डायटम क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, पानी में छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जिसको कहा जाता है डायटम। तो वो क्या करता है, डॉक्टर ऐसे फेफड़ा काटेगा, देखेगा हाँ भाई ये पानी है, पानी में डायटम है। तो अगर वो देख लिया अंदर डायटम है तो वो जान जाता है कि भाई इनकी जो मौत हुई है वो किससे हुई है, पानी में डुबा के हुई है। मान लीजिए भैया पानी में डूबा था, फिर उसके बाद बाहर निकला, कोई ऐसे दबा उबा के ये फेफड़ा उड़ा दबा पानी उन्हें निकाल दी, तो अब पानी है नहीं। तो डॉक्टर को कैसे पता चलेगा, डॉक्टर चेक करेगा डायटम है कि नहीं। डायटम जो होता है एक छोटा छोटा जीव होता है, पानी में पाया जाता है। तो फेफड़ा चेक करके ये पता कर लिया जाता है कि इनकी जो मौत हुई है वो पानी में हुई है। तो ये कुछ कंडीशन बन सकती है कि ऐसे आप जान सकते हो कि आदमी किस तरीके से मरा है, सुसाइड किया या फिर मर्डर किया। तो इस तरीके से ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज जाना। तो यहाँ पर आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद और